हेलो दोस्तों, मैं मोहन सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आधुनिक भारत का पहला पार्ट, जो कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से प्रारंभ होता है। यूरोपीय कंपनियों को अध्ययन की दृष्टि से मैंने दो भागों में बांटा हुआ है, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम पढ़ाएंगे, जिसमें हम पुर्तगाली और डच दो कंपनियों को कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चलते हैं, देखते हैं पार्ट फर्स्ट। ये अपना पार्ट पहला है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इंडिया का मैप बना हुआ है। यहाँ पे मैं एक बेसिक नॉलेज देता हूँ। ये यूरोप महाद्वीप है, ये यूरोप, और ये अफ्रीका। दोस्तों यूरोप का एशिया महाद्वीप की अन्य कंट्रियों से व्यापार कोई नया व्यापार नहीं था। ये प्राचीन साल से चल रहा था। हमारे भारत का व्यापार भी यूरोप से प्राचीन समय से चला आ रहा था, लेकिन ये व्यापार स्थलीय मार्ग से हुआ करता था। समय आया सन 1453 का, कारणवश वो स्थलीय मार्ग बंद कर दिया गया। इस वजह से यूरोपीय वासियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में दिक्कत होने लगी। उस समय यूरोप में दौर चल रहा था पुनर्जागरण यूरोप का, आधुनिक यूरोप का। भारत में दौर चल रहा था, मध्यकालीन भारत का अंतिम समय चल रहा था और आधुनिक भारत में भारत प्रवेश करने वाला था। उस समय की ये घटना है। दोस्तों भारत का व्यापार यूरोप से प्राचीन समय से चल रहा था। ये कोई नई घटना नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि यूरोप के साथ व्यापार भारत का तब प्रारंभ हुआ जब भारत में यूरोपीय कंपनियां आईं। जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, विभिन्न प्रकार की कंपनियों का आगमन हुआ, उसके बाद भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। भारत का व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्राचीन काल से चला आ रहा था। वर्ष 1953 में, वर्ष 1453 में, सॉरी 1453 में ये स्थल मार्ग से जो व्यापार हुआ करता था। यहाँ पे एक घटना घटी हुई थी कस्तूतुनिया के नाम से। उस घटना की वजह से ये व्यापार स्थलीय मार्ग, व्यापार का जो स्थलीय मार्ग था उसको बंद कर दिया गया था पूरी तरह से। जब बंद हो गया दोस्तों, तो यूरोपीय कंट्रियों को अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में बड़ी दिक्कत आने लगी। उस समय दौर, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूरोप पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा था। लोगों में यूरोप में व्यापार करने की होड़ लगी हुई थी, और वहीं भारत की उस समय व्यापारिक स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक हो गई थी, क्योंकि मुगलों की सत्ता थी। व्यापार अच्छे स्तर से चल रहा था भारत में। और दोस्तों आधुनिक भारत प्रारंभ होने वाला था। भारत उस समय मध्यकालीन भारत का अंतिम दौर चल रहा था। देखते हैं दोस्तों, ये स्थल मार्ग बंद हो जाता है। इसके बाद यूरोप में दो कंट्री पड़ती हैं जिनका नाम है पुर्तगाल और स्पेन। ये दोनों देश आपस में सीमा साझा करते हैं। ये दोनों देशों में सर्वप्रथम भौगोलिक खोजों का कार्य प्रारंभ हुआ। यहाँ आपस में होड़ लगी हुई थी, कौन जाके कोई नए महाद्वीप पर पहुंचता है, नए द्वीप को अस्तित्व में लाता है और फिर उसके साथ व्यापार करता है। इस प्रकार की होड़ लगी हुई थी। पुर्तगाल के एक राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर। उन्होंने भौगोलिक खोजों के विषय में सतत प्रयास किए, जिससे वहाँ के नागरिकों को उस भौगोलिक खोजों के कार्यों को करने में प्रोत्साहन मिला और उन्हें सफलता भी मिली। उन्हें आगे करने का प्रयास किया। दोस्तों स्पेन से एक पर्सन हुआ करते थे जिनका नाम था कोलंबस। कोलंबस भारत को ढूंढने के लिए निकलते हैं 1494 ईस्वी में। इनका नाम था कोलंबस। कोलंबस महोदय 1494 ईस्वी में भारत को खोजने के लिए निकलते हैं, लेकिन भारत ना पहुंचते हुए ये गलती से कहाँ पहुंच जाते हैं? अमेरिका। इस वजह से इन्हें अमेरिका का खोजी माना जाता है। अमेरिका पहुंच जाते हैं, जबकि निकले हुए थे भारत की खोज के लिए, लेकिन रास्ता भटक गए। भारत न पहुंचते हुए अमेरिका पहुंच गए। उसके बाद पुर्तगाल से एक नागरिक निकलते हैं जिनका नाम था वास्को ड गामा।
ये इस तरीके से समुद्र के रास्ते होते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते। समय था, इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये स्थलीय मार्ग था, ये अवरुद्ध हो गया था। क्योंकि अवरुद्ध हो गया था तो अब इस मार्ग का कोई काम ही नहीं था। अब समुद्री मार्ग के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो महोदय का नाम था वास्को डी गामा। जो कि 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग से भारत खोजने के लिए निकले थे। पुर्तगाल से आते हैं, यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है, कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप। एक और द्वीप पड़ता है दोस्तों सेंट हेलेना नाम से। और एक और बड़ा द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मेडागास्कर। दोस्तों आपको क्लियर समझ में दिख रहा होगा, उम्मीद मैं कर रहा हूँ। अगर नहीं दिख रहा होगा थोड़ा जूम करके आप इसको देख लीजिएगा। ये मेडागास्कर, ये अपना अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में समुद्री रास्ते से वास्को डी गामा महोदय इस तरीके से कैप ऑफ गुड होप के रास्ते सेंट हेलेना द्वीप से होते हुए मेडागास्कर को साइड से छोड़ते हुए यहाँ पे पहुँचते हैं कालीकट बंदरगाह पर। ये कालीकट बंदरगाह पे पहुँचते हैं। दक्षिण भारत में कालीकट बंदरगाह पर उस समय वहाँ एक हिंदू राजा हुआ करते थे जिनकी पैतृक उपाधि थी जमोरियन। जब ये अपना बेड़ा भारत के समुद्री तट पर उतारते हैं तो इसका संदेश देते हैं। तो ये संदेश जमोरियन जो कि राजा थे उनको मिलता है। वो इनको अपने राजाश्रय में बुलाते हो और इनका भव्य स्वागत भी करते हैं। कुछ समय ये वहाँ पे रुकते भी हैं। दोस्तों ये तो थी बेसिक जानकारी। एक फिगर बना के बताया मैंने आपको। ये अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, और इसको हम एशिया महाद्वीप मान ले रहे हैं। एशिया में हमारा इंडिया पड़ता है, एशिया महाद्वीप। यहाँ से इस प्रकार से ये वास्को डी गामा महोदय भारत में पहुँचते हैं समुद्री मार्ग से। इसीलिए इन्हें भारत का समुद्री मार्ग खोजकर्ता कहा जाता है। दोस्तों अब हम चलते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में। सिर्फ पुर्तगाली ही नहीं आए, बहुत सारी कंपनियां आई। पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डेनिश आए, स्वीडिश आए। ये सभी कंपनियों का एक क्रम आने का, एक आगमन का एक क्रम है। उस क्रम को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से। कभी कभी परीक्षा में एग्जामिनर पूछ देता है और एक कूट दे देता है नीचे कि कौन सी कंपनी कब भारत में आई, उसको क्रम से सजाइए। इस प्रकार इनका क्रम देखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इस प्रकार से ऊपर से आप जैसे देख पा रहे होंगे। ये इस प्रकार से पुर्तगाली भारत में आए हुए हैं। सर्वप्रथम पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत में आए। उसके बाद डच 1596 ईस्वी में भारत के सुमात्रा द्वीप पर पहुंचते हैं, भारत के पूर्व में जो कि स्थित है। उसके बाद ब्रिटिश यानी अंग्रेज आते हैं। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ इनको अधिकार पत्र देते हैं। उसके बाद डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं 1664 ईस्वी में, स्वीडिश 1731 ईस्वी में आते हैं। दोस्तों यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है कि पुर्तगाली, डच, इन दो कंपनियों के विषय में आज का मेरा चैप्टर रहेगा है। इन दोनों को ही कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी जिनसे प्रश्न बनते हैं, तो ये भी अपने आप में एक चैप्टर रहेगा। अगर इसको इसमें जोड़ के पढ़ाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इनका अलग वीडियो मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद आप उसको देख सकते हैं, ये वाला। दोस्तों यहाँ डेनिश और स्वीडिश इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण है फ्रांसीसी और ब्रिटिश। सॉरी, इधर फ्रांसीसी हैं, ऊपर ब्रिटिश हैं। तो फ्रांसीसी ब्रिटिश इनका एक अलग चैप्टर रहेगा।
इनका आगमन का क्रम इस प्रकार रहता है। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं, फिर स्वीडिश आते हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। ये कंपनियों के आगमन का क्रम है, ना कि स्थापना का क्रम। कंपनियां अपने भारत में आती हैं, उसका क्रम है। उसके बाद कंपनियों की स्थापना का क्रम अलग दिया हुआ। कंपनियों की स्थापना का क्रम किस प्रकार है? पुर्तगाली 1498 में, जो कि वहाँ पर भी है। उसके बाद अंग्रेज 1600 ईस्वी में, सही है। उसके बाद डच, उसके बाद फ्रांसीसी। ये चारों कंपनियों की स्थापना इस प्रकार से होती है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, चूँकि पुर्तगाल में राजतंत्र था, तो वहाँ के राजतंत्र था, यानी राजा शाही ने एक कंपनी की स्थापना की थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1498 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजों ने इंग्लैंड में अंग्रेजों की महारानी, जो कि एलिजाबेथ थी, उन्होंने 1600 ईस्वी में अंग्रेजों को अधिकार पत्र दिया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए। उसके बाद डच चूँकि यहाँ थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। ये डच आगमन के क्रम में पहले रहते हैं, क्योंकि प्रथम डच नागरिक 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व में स्थित सुमात्रा द्वीप पर पहुंच जाता है। यहाँ पे इस तरीके से एग्जिट लोकेशन यहाँ दक्षिण भारत में पड़ती है, यहीं पे कहीं पहुंचता है। उसके बाद डच आते हैं और फ्रांसीसी आते हैं। ये तो कंपनियों की स्थापना का क्रम हुआ दोस्तों, कंपनियों की स्थापना का क्रम। अब हम देखते हैं कि आगमन का क्रम क्या रहता है। उसकी जो वास्को डी गामा भारत में आते हैं, वो किस प्रकार से आते हैं, क्या करते हैं भारत में, किस प्रकार से यहाँ से विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ, मसालों को अपने स्वदेश ले जाते हैं, वहाँ पर बेचते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट यानी कप्पक्काडू बंदरगाह पर ये पहुँचते हैं, जो कि दक्षिण भारत में केरला के पास पड़ता है। कालीकट, इसका प्राचीन नाम कप्पक डाबू भी था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कप्पक डाबू। आप इसको कालीकट के नाम से ही जानेंगे। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा महोदय यहाँ पे पहुँचते हैं। जमोरियन शासक इनका स्वागत करते हैं और अपने राजाश्रम में रहने के लिए कहते हैं। ये कुछ समय रुकते हैं। उसी दौरान यहाँ पे एक अरबी जहाज घूमा करता था। उस अरबी जहाज को इन्होंने पकड़ के वास्को डी गामा महोदय ने जमोरियन शासक को उपहार स्वरूप भेंट किया था। इस वजह से जमोरियन शासक वास्को डी गामा से और अधिक प्रसन्न हो गए थे, और जब वास्को डी गामा अपने स्वदेश जाने के लिए राजा से आज्ञा लेता है और कुछ उपहार स्वरूप वस्तुएं ले जाने के लिए आज्ञा प्राप्त करता है, तो जमोरियन शासक इसे विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां और गरम मसाले ले जाने के लिए कहता है। जमोरियन शासक इसको विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, मसाले वगैरह ले जाने के लिए आज्ञा दे देता है। ये क्या करता है कि अपने जिस जहाज से आया था, हेक्टर नामक जहाज था जिसका नाम था हेक्टर नामक जहाज में वो सभी प्रकार की सामग्री को भरकर पुनः अपने पुर्तगाल में पहुंचता है। ये इस तरीके से पुर्तगाल में पहुंचता है दोस्तों। तो वहाँ पे ये सभी वस्तुओं को बेचता है, विक्रय करता है दोस्तों। चूँकि पुर्तगाल में सर्दी अधिक पड़ने के कारण वहाँ लोग मांस मछली का सेवन अधिक करते हैं, और उन गरम मसालों के साथ मांस मछली खाना उन लोगों को ज़्यादा पसंद था। इस वजह से वहाँ पे इस मसाले की मांग बढ़ी हुई थी। माना जाता है दोस्तों, जो भारत से ये सामग्री लेके गया, उसमें इसने सभी प्रकार का यात्रा व्यय निकालने के पश्चात 60 गुना मुनाफा कमाया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मुनाफा था। लोग जिसको भी पता पड़ा बहुत अधिक भारत के प्रति प्रभावित हुआ। 60 गुना मुनाफा कमाया इसने। मान लेते हैं 100 रुपये की वस्तु को भारत से लेके गया और उसने पुर्तगाल में 6000 रुपये की वस्तु बेची। इस प्रकार से दोस्तों कुछ समय पश्चात ये वापस भारत आने के लिए तैयार होता है। उसी दरमियान बीच में 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्वारेज नाम के व्यक्ति थे, जो कि पुर्तगालियों के आगमन के क्रम में दूसरे व्यक्ति माने जाते हैं। 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्वारेज भारत पहुंचते हैं।
1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज भारत के तटीय क्षेत्र पर पहुंचते हैं। इनके विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे उनका नाम भी लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ है। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें एक बार, हो सकता है आपको एकदम क्लियर ना दिख रहा हो इस पर, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज पहुंचते हैं। उसके बाद 1502 ईस्वी में पुनः भारत आने के लिए वास्को डी गामा तैयार होता है और 1502 ईस्वी में पुनः भारत आ जाता है वास्को डी गामा। 1502 ईस्वी में पुनः भारत आते हैं वास्को डी गामा। 1503 ईस्वी में एक वर्ष बाद ये कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं, जो कि भारत के दक्षिणी भारत में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोचीन पड़ता है। पंद्रह 1503 ईस्वी में यहाँ पे ये अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। उसके तत्पश्चात 2 वर्ष बाद 1505 ईस्वी में यहाँ पे एक और एरिया पड़ता है जिसका नाम कन्नूर है। कन्नूर में ये अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं 1505 ईस्वी में। दोस्तों इस प्रकार वास्को डी गामा आके भारत में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, सारी खबर अपने क्राउन को दे रहा है और क्राउन भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अभी हमको वास्को डी गामा के अलावा और अधिक, वास्को डी गामा से और अधिक मजबूत व्यक्ति को भारत में भेजना पड़ेगा, और वो वही करता है। पुर्तगाली वायसराव बनाकर भारत में भेजने लगते हैं, पुर्तगालियों के जो क्राउन पुर्तगाल से वायसराव बनाकर भारत में भेजने लगते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे वास्को डी गामा का कुछ मैटर जो रहता है वो ख़त्म होता है। यहाँ से एक नए गवर्नर आते हैं, इस प्रकार से आप जोड़ के देखेंगे, अल्मीड़ा महोदय, जो कि 1505 से 1509 ईस्वी में भारत में आकर पुर्तगालियों के प्रथम गवर्नर बनकर आए। कुछ समय पश्चात उन्हें पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर बनाया गया, क्योंकि ये वायसराव बनकर आए थे। अल्मीड़ा महोदय 1505 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के प्रथम वायसराव बनकर आए। कुछ समय पश्चात इन्हें पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर भी बनाया गया, और ये अपने साथ एक पॉलिसी के साथ आए थे, जिस पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे शांत जल नीति कहा जाता था। इनका उद्देश्य था कि हम हिंद महासागर में शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार करेंगे, पर किसी अन्य व्यापारी का हस्तक्षेप भी हम सहन नहीं करेंगे और उससे युद्ध करेंगे। ये आए, इन्होंने अपनी पॉलिसी को फॉलो किया, ब्लू वाटर पॉलिसी। एक समय आया सन 1508 ईस्वी का, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको रब कर दूं, इसको रब कर दे रहे हैं दोस्तों, ये आप समझ तो गए होंगे, इस प्रकार से लोग आते हैं। एक समय आता है दोस्तों 1508 ईस्वी का। उस समय हिंद महासागर में एक बेड़ा घुमा करता था जिसका नाम था संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा, संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा। ये गुजरात, मिस्र और यूरोप, जापान का था। ये एक बेड़ा था जो कि हिंद महासागर में घूमा करता था। इस बेड़े से अल्मीड़ा महोदय ने युद्ध करने के लिए कहा और ये बेड़ा भी तैयार हो गया। आपस में दोनों का युद्ध हुआ। क्योंकि अल्मीड़ा महोदय ने तुरंत आए और कुछ समय पश्चात उन्होंने युद्ध करने के लिए कह दिया अल्मीड़ा महोदय से, ये बेड़ा काफ़ी हद तक मजबूत था और अल्मीड़ा को इसने 1508 ईस्वी में पराजित कर दिया। अल्मीड़ा जब पराजित हो गया तो अब उसकी पॉलिसी पर भी प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि वो उसका तो उद्देश्य था कि मैं एक छत्र राज करना चाहता हूँ हिंद महासागर पर। कुछ समय पश्चात एक वर्ष बाद 1509 ईस्वी में इसने पुनः युद्ध किया।
अल्मीड़ा महोदय ने पुनः इस संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े से युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। जब अल्मीड़ा महोदय ने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित कर दिया तो फिर इनका क्या हुआ है, हिंद महासागर में एक छत्र राज हो गया और इन्होंने घोषणा कर दी कि मैं हिंद महासागर का एक नया नाम देना चाहता हूं, जो कि पुर्तगाली सागर के नाम से रहेगा, और वही हुआ। इन्होंने हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये घटना है 16वीं शताब्दी की। दोस्तों, ये तो होता है अल्मीड़ा महोदय का। अल्मीड़ा महोदय के बाद अब पुर्तगाली क्राउन ने अगला गवर्नर भेजा जिसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत आते हैं, 1509 ईस्वी तक, 1509 में आते हैं, 1515 ईस्वी तक ये गवर्नर रहते हैं भारत में पुर्तगालियों की। ये भी एक अपनी नई नीति के साथ में आते हैं। इनकी नीति थी विवाह नीति, स्थायी आबादी, सती प्रथा पर रोक, चर्चों का निर्माण, और इन्हें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन्हें पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने पुर्तगालियों की नींव को सबसे अधिक मजबूत किया। इनकी पॉलिसी भी दमदार थी और इन्होंने उस पॉलिसी को फॉलो भी किया। अल्बुकर्क महोदय का मानना था कि हम भारत में स्थायी आबादी बसाएंगे, भारतीय स्त्रियों से स्वदेशी वासियों को विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और इन्होंने किया। जो भी यूरोप वासी भारत में बसे हुए थे पुर्तगाली, उन सबको अल्बुकर्क महोदय ने प्रोत्साहित किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय स्त्रियों से विवाह करें, जिससे भारतीय लोगों का हमारे प्रति आदर सम्मान बढ़ेगा, हमसे लगाव बढ़ेगा, जिससे हमें अपनी कंपनी को विस्तार रूप देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अपनी कंपनी को अधिक समय तक विस्तार रख सकेंगे, व्यापार कर सकेंगे और अपने क्षेत्र का दायरा बढ़ा सकेंगे। दोस्तों, 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क महोदय ने पुर्तगाली बस्तियां काफ़ी हद तक बसा ली थी और कंपनियां इनकी स्थापित भी हो चुकी थी। इनकी एक आबादी बस गई थी। इन्होंने अपनी आबादी में एक फरमान जारी कर दिया था कि हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की सती प्रथा रूप की प्रथा को नहीं अपनाया जाएगा, क्योंकि जो भारत में सती प्रथा प्रारंभ से चली आ रही थी, जो कि एक कुप्रथा मानी जाती है, इन्होंने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था, जो कि 1829 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के सहयोग से वेंकट महोदय ने किया था, जो 1829 ईस्वी में किया गया था। पुर्तगालियों ने 1515 ईस्वी में अपने क्षेत्र में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। उस समय तक पुर्तगाली भारत में एक विशाल जल शक्ति बन चुके थे, प्रबल जल शक्ति बन चुके थे। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को जीत लिया अल्बुकर्क महोदय ने। उसके बाद एक नए गवर्नर आते हैं, जो कि जिनका नाम रहता है नूनो डी कोनहा। सॉरी दोस्तों, इसके बाद एक नए गवर्नर आते हैं नूनो डी कोनहा, जो 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहते हैं। इन्होंने क्या किया, अपना सरकारी कार्यालय गोवा स्थानांतरित कर दिया, जो कि पूर्व में कोचीन में था, जो कि अल्बुकर्क महोदय ने इसको जीता था बीजापुर के आदिल शाह से। इन्होंने कोची जो सरकारी कार्यालय था उसको गोवा स्थानांतरित कर दिया। पुर्तगालियों ने भारतीय जल साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया का नाम दिया, जो कि अपने आप में एक कर था, एक प्रकार का टैक्स था। पुर्तगालियों ने भारतीय जल साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया, जो कि एक प्रकार का टैक्स था। इस प्रकार का टैक्स था कि कोई भी हिंद महासागर में कोई भी अरबी जहाज
बिना इस टैक्स को दिए प्रवेश नहीं कर सकता था। इस टैक्स को काफिला व्यवस्था या कॉटेज भी कहा जाता था। कॉटेज भी कहा जाता था। दोस्तों देख लेते हैं पुर्तगालियों की देन। क्योंकि पुर्तगाली हमारे यहाँ आए, काफ़ी समय तक इन्होंने अपना व्यापार किया, तो अपने साथ अपनी संस्कृति को लाए, और उस संस्कृति, उस कल्चर का हमारी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या चीज़ें हमारे देश में उनकी वजह से आई। प्रिंटिंग प्रेस यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तंबाकू, फल, मक्का, ये मध्य अफ्रीका से लेकर आए। क्योंकि पुर्तगाली अक्सर भ्रमण पर रहते थे, इनका देश विदेशों में आना जाना बना रहता था। जहाँ पर इन्हें जो वस्तु अच्छी लगती थी उस चीज़ को वो भारत लेके आए और भारत में उसकी खेती करवाई, उसको स्थापित करवाया। इसी प्रकार प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू की खेती और विभिन्न प्रकार के फल, पपीता, अनानास और मक्का, जो कि मध्य अमेरिका से आए। दोस्तों पुर्तगाली यहाँ पर ख़त्म होते हैं, इसके बाद डच आते हैं। डच नागरिक हॉलैंड सरकार के निवासी। नीदरलैंड हॉलैंड सरकार ने डचों को 21 वर्षों के लिए विशेष प्रकार के अधिकार दे रखे थे कि आप भारत में जाएं और भारत के पूर्वी राज्यों में अपना अधिकार करें, क्षेत्रों पर अधिकार करें, व्यापार करें। इस प्रकार के अधिकार डच कंपनी लेकर आई थी, जो कि हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे। प्रथम डच नागरिक भारत में जो पहुंचता है, जिसका नाम जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं, जिनका नाम था कॉर्नेलिस डहस्टमान, जो कि प्रथम डच नागरिक थे। कॉर्नेलिस डहस्टमान, जो कि 1596 ईस्वी में भारत में पहुंचते हैं। 1596 ईस्वी में यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। सुमित्रा द्वीप पर पहुंचते हैं, जो दक्षिणी भारत में यहाँ पर स्थित है। इसके बाद होता क्या है दोस्तों, ये जो डच नागरिक आए हुए थे, ये डायरेक्ट भारत नहीं आए, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमित्रा द्वीप पर आए हुए थे। छोटे छोटे टुकड़ी में ये लोग बिखरे हुए थे। इन्होंने क्या किया, 1602 ईस्वी में अपनी एक यूनियन बनाई, और उस यूनियन बनाने के बाद ये एकत्रित होते हैं। एकत्रित होने के बाद ये भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1605 ईस्वी में खोलते हैं, जो कि यहाँ पे खोलते हैं मसूलीपट्टनम में। 1605 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोलते हैं। आप देख पा रहे होंगे मसूलीपट्टनम, अरे गलत हो गया, मसूलीपट्टनम में ये अपनी प्रथम फैक्ट्री खोलते हैं। दोस्तों इन्होंने क्या किया, जो कि वहीं पुर्तगाली जब भारत आए थे तो इन्होंने मसाले के व्यापार को विशेष महत्व दिया था। लेकिन डचों ने क्या किया, डचों ने मसाले को महत्व न देते हुए भारतीय सूती वस्त्रों को विशेष महत्व दिया। इन्होंने हमारे देश में बनने वाले भारतीय सूती रेशमी वस्त्रों को जाके हॉलैंड, नीदरलैंड देश में पहचान दिलाई। ये सूती वस्त्रों के व्यापार को विशेष महत्व देते हैं मसालों की अपेक्षा। क्वेश्चन आ सकता है, मसालों की अपेक्षा भारतीय सूती वस्त्रों को महत्व किस कंपनी ने दिया? तो डचों ने सूती वस्त्रों के व्यापार को अधिक महत्व दिया। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई, चंद्रगिरी के राजा, जो कि पुलकट एक एरिया था, यहाँ पर राज करते थे। तो उनके पास डच नागरिक जाते हैं, डच कंपनी के सदस्य कुछ जाते हैं और उनसे आज्ञा प्राप्त करते हैं कि साहब हमें कहीं यहाँ कंपनी फैक्ट्री स्थापित करनी है और आप मुझे फैक्ट्री स्थापित करने की इजाज़त दीजिए, जहाँ मैं अपने स्वर्ण सिक्कों को ढलवाऊंगा। और वैसा ही होता है, चंद्रगिरी के राजा उसे आज्ञा दे देते हैं और पुलिकट में ये अपनी एक फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं 1610 ईस्वी में। पुलिकट में एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं 1610 ईस्वी में, जहाँ से ये अपने स्वर्ण सिक्के पेंगोड़ा को ढलवाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से। पेंगोड़ा सिक्कों को यहीं डाला जाता है पुलिकट में, जो कि डचों ने ढलवाया था।
और यहाँ ढाला भी जाता है, यहाँ इनका प्रचलन भी किया जाता है। अंततः होता क्या है दोस्तों, समय आता है 1759 ईस्वी का। 1759 ईस्वी को बेदरा नाम का युद्ध हुआ जो कि बंगाल में हुआ, और यह युद्ध बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ, डच और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। और यही वो युद्ध था जिससे अंग्रेजों ने डचों को जब पराजित किया और डचों का पूर्णतः भारत से विनाश हो गया, डचों की शक्ति का ह्रास हो गया, डच समाप्त हो गए भारत से। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, ये अंग्रेज कहाँ से आ गए जो कि डचों से युद्ध करते हैं। दोस्तों डचों ने 1602 ईस्वी में अपनी यूनियन बनाई। ये आगमन के क्रम में जरूर पहले आए हुए थे, लेकिन इन्होंने यूनियन कब बनाई, 1602 ईस्वी में। इसके पूर्व में 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने अंग्रेजों को अधिकार पत्र दे दिया था और वो भारत में पहुंच गए थे। ये शक्ति के साथ में आए और इन्होंने डचों की अपेक्षा भारत में कुछ जल्दी ही अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया, और यही कारण था कि 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया और डचों की शक्ति को समाप्त कर दिया। इस प्रकार दोस्तों ये था मेरा आज का चैप्टर, जिसमें पुर्तगाली और डच नागरिकों को मैंने समझाने का प्रयास किया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसके बाद आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी अंग्रेजों की कंपनी जो कि 1600 ईस्वी में भारत में आती है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से रहता है। अब इसके बाद हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश के बाद डेनिश के बाद फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश, जिसमें अपने महत्वपूर्ण रहेंगे ब्रिटिश और फ्रांसीसी, उनको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आप मेरे अगले चैप्टर को अवश्य देखें। दोस्तों धन्यवाद आपको। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाएं, दोस्तों को शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे मैं और अधिक अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।